हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया है जो कि लेबर लॉ से रिलेटेड है और इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका ईपीएफओ एग्जाम है, इस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। हमने देखा है कि आपके 18 to 20 क्वेश्चन जो है इन दोनों टॉपिक्स में कवर किए जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेबर लॉज जो है ये ऑब्वियसली बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। और जो ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो लेबर मिनिस्ट्री है, ये सोशल सिक्योरिटी देखती है, वर्कर्स की वेलबींग देखती है, प्रोटेक्ट करती है उनके जो राइट्स हैं, उनके राइट्स को सेफ गार्ड करती है, उनके इंटरेस्ट्स को देखती है जो कि इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है। ठीक है दोस्तों। और जो गवर्नमेंट्स अटेंशन जो रहता है, मेन जो फोकस है वो वेलफेयर पे रहता है और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है किसको, लेबर फोर्स को, बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के। ठीक है दोस्तों। जो ऑब्जेक्टिव है ये आप जो गवर्नमेंट है वो कैसे इंश्योर करती है, कुछ जो हमारी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ मेकिंग लेबर से रिलेटेड लॉज बना सकते हैं, क्योंकि लेबर जो है आपका कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स एंड दी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है लेबर के टॉपिक पे, लेबर वेलफेयर से या लेबर सिक्योरिटी से या उनके सोशल वेलफेयर से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाती है कोई स्टेट, तो उस पर वो बना सकती है, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है दोस्तों। देखिए 3 लिस्ट्स होती हैं, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक आपकी सेंट्रल लिस्ट होती है और आपकी कंकरेंट लिस्ट होती है। तो ये 3 लिस्ट जो है हमारी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। और इसमें कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे दोनों स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन टॉपिक्स में लॉज बनाने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो है, इस तरह के 44 के अराउंड कानून जो है बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट, एक्सीडेंटल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से रिलेटेड है और सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखते हैं आगे हम लोग। अब जो आपके वेलफेयर ऑफ दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हैं, इसमें हम लोग कुछ देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO ने हमारा 2009 और 10 में एक सर्वे किया था, जिसमें से कि देखा गया कि 46.5 करोड़ जो हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हमारे वर्कर्स हैं। इतना लेबर हमारा दोनों सेक्टर्स में है, जिसमें से कि 2.8 करोड़ जो है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। 2.8 करोड़। प्लीज़ ये फिगर्स जो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, रफली आप लोगों को याद रहना चाहिए। और 43.7% जो है आपका अनऑर्गेनाइज है। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा जो एक पॉपुलेशन है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो देखिए, अनएम्प्लॉयड अगर हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड कोई लेबर होता है तो उसकी सोशल सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी चांसेस होते हैं कि कॉम्प्रोमाइज रहे। ठीक है। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सच लेबरर्स। ठीक है दोस्तों। तो फर्दर हम देखते हैं 43.7 करोड़ जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग रह रहे हैं, उसमें से 46 तो सिर्फ 44.6 करोड़ जो वर्कर्स हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है। और फर्दर 4.4 जो रिमेनिंग जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गए, सर्विसेज में है। तो इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये जो, देखिए मैं आपको जो फिगर्स है ये किस लिए बता रहा हूँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दीज जो ये फिगर्स हैं ये एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, रीजनेबली बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। देखिए अराउंड 36 करोड़ तो यूएस की पॉपुलेशन ही है, तो हमारा 24.6 करोड़ जो है सिर्फ एग्रीकल्चर ही कर रहा है, विच इज़ अगेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो देखिए इतना पॉपुलेशन जो है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, जिससे कि उनकी सोशल सिक्योरिटी जो है हमें इंश्योर, तो गवर्नमेंट की जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि प्रोटेक्ट करें उनके इंटरेस्ट और सेफ गार्ड्स को। तो इस चीज़ के लिए 2002 में एक सेकंड लेबर कमीशन आया था, लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड एक कमीशन आया था, जिसमें रिकमेंड किया गया था कि सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया जाए। और उसके फर्दर 2002 के बाद फर्दर 2008 में जो हमारे पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में एनेक्टमेंट किया किसका, सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। अब देखिए अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए किया गया है ये, ठीक है, ये और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो नेक्स्ट जो है, और जो आपका नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो है, इस एक्ट के अंदर इसका प्रोविजन दिया गया कि ये बनाया जाए, और वो उसका काम जो होगा वो रिकमेंड करेगा फॉर्मुलेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हमारी फॉर्मुलेट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसकी जो रिकमेंडेशन किसकी, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की रिकमेंडेशंस पे बनाई जाएगी। वो इवेल्युएट करेगा सिचुएशन को ऑन ग्राउंड की क्या क्या चीज़ें जो है लेबरर्स को ज़रूरत है, उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनकी डिसेबिलिटी कवरेज से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, मैटर्निटी बेनिफिट से रिलेटेड, ओल्ड एज से रिलेटेड। ठीक है। तो ये सारी जो बेनिफिट्स हैं ये कौन करेगा,
इवैल्यूएशन नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, और फर्दर जो है गवर्नमेंट इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे आपकी स्कीम्स को फॉर्मुलेट करेगा वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं जी विजन। जो विजन है इसका, विजन ऑब्वियस सी बात है, एक तो डिसेंट वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए लेबरर्स के लिए, कोई ऐसे हेल्थ हजार्ड नहीं होना चाहिए, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हो उनका वर्कर्स का, ठीक है, विद टाइम इंप्रूव हो, और इंडिया जो है विदाउट चाइल्ड लेबर होना चाहिए, और इन हजार्डस सेक्टर जैसे कि हमारी बीड़ी इंडस्ट्री है या क्रैकर्स फायरवर्क्स इंडस्ट्री है और बैंगल इंडस्ट्री है, ये सारी जो है हजार्डस कंसिडर की गई है। ठीक है, और इसमें जो है आपकी स्किल्ड लेबर की बात भी की है कि जो हमारा लेबर हो वो स्किल्ड हो और सस्टेनेबल हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आती है बात मिशन की। देखिए विजन और मिशन मोर और लेस सिमिलर सी ही बात कर रहा है कि हमारा जो वर्किंग कंडीशंस है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर्स है, देखिए ये किससे, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होगी वो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि सो दैट हमारा जो वर्किंग कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो वर्कर्स की है वो भी इम्प्रूव होती चली जाए। देखिए नेक्स्ट जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे बात करेंगे हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे लेबर से रिलेटेड जो सिक्योरिटी की बात की गई है वो कहाँ पे की गई है हमारे संविधान में। तो देखिए जुरिस्डिक्शन, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ दी लेबर जो है, लेबर जो है सच सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, इसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, या पार्लियामेंट जिसको बोल सकते हैं हम लोग, दोनों एम्पावर्ड है लॉ मेकिंग में। तो ये कुछ एंट्रीज दे रखी है जैसे कि यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की। तो 55th एंट्री जो है रेगुलेशन ऑफ लेबर सेफ्टी माइंस, और कहाँ पे, ऑयल फील्ड्स में लेबर की जो सेफ्टी जो है रेगुलेट की जाती है कहाँ पे, माइंस और ऑयल फील्ड में, ये 55th एंट्री बताती है। नेक्स्ट एंट्री है 22nd एंट्री, ये ट्रेड यूनियंस की बात करता है, इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट्स की बात करता है। ठीक है, 61st एंट्री है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की बात करता है कंसर्निंग यूनियन एम्प्लॉयज़, ये सिर्फ और सिर्फ यूनियन एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इन चीज़ों को कि ये एंट्री कौन कौन सी, प्लीज़ इनको मेमोराइज भी कर सकते हैं आप लोग, ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी गई है ये एंट्रीज। ठीक है, तो 23rd जो है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और 65th एंट्री जो है यूनियन एजेंसी से रिलेटेड है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, जो हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वोकेशनल ट्रेनिंग पे जो ध्यान देते हैं उससे रिलेटेड है। तो 24th एंट्री जो बता रहा है आपका वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ वर्क, ठीक है, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज, अभी ओल्ड एज इनवैलिडिटी एंड ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहा है और मैटरनिटी बेनिफिट की बात कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, देखिए आपका नेक्स्ट जो लेबर लॉ से रिलेटेड एक आर्टिकल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में ही दिया गया है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ, ये 6 राइट्स हमारे दिए हैं फ्रीडम के अंडर दिया, आर्टिकल 19 डील्स विद फ्रीडम। तो ये गारंटी क्या करता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए ओरिजिनली हमारा ये यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये यूनियन तक ही था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इसमें ऐड किया गया है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू हमने क्या चीज़ ऐड की है, ये पार्ट 9B भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। ठीक है, पार्ट 9B और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हमें बताया गया है ये चीज़। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 में ऐड हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं। देखिए आर्टिकल 23, ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर की बात करता है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग तो आपको ये फोर्स्ड लेबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है ये आर्टिकल 23 के अंदर दिए गए। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स तो आपको पता ही है कि किडनैपिंग हो गया, ऑर्गन ट्रेड हो गया और प्रोस्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, ये सारे फोर्स्ड लेबर का भी पार्ट है। इसको हम न्यू जो टर्मिनोलॉजी होता है इसको मॉडर्न लेबर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फोर्स्ड लेबर का ही पार्ट है, ये फोर्स लेबर का ही पार्ट है। तो फोर्स लेबर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इनवैलिड कंसिडर किया गया। किसी को भी आप ज़बरदस्ती काम में नहीं लगा सकते, चाहे वो आप उसको पे भी कर रहे हैं, इवन इफ आप पे भी कर रहे हैं उसको, लेकिन आप उसकी विल के अगेंस्ट कर रहे हैं, देन इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो आपका है, अब देखिए आर्टिकल 24 जो बात करता है, इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। कौन सी फैक्ट्रीज में, फॉर एग्जाम्पल माइंस होगी आपकी, अदर देन हैजार्डस एक्टिविटीज़। बच्चे को आपने जो कि 14 साल से छोटा है, बिलो दी एज ऑफ 14 जो है, उनको आपने माइंस, फैक्ट्रीज अदर देन हैजार्डस एक्टिविटीज़ में नहीं एम्प्लॉय करना है। तो हैजार्डस एक्टिविटीज़ की ही ये रिस्ट्रिक्शन देता है आर्टिकल 24। अदर देन हैजार्डस एक्टिव, अगर मान लो कोई और जो जिसमें हैजार्डस कंसीडर नहीं किया जाता है तो उसमें एम्प्लॉयबिलिटी 24 आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, बट एज की इसमें लिमिटेशन दी गई है। आर्टिकल 24 में एज की लिमिटेशन है कि 14 से नीचे आपकी एज नहीं होनी चाहिए हैजार्डस के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर आता है आपका नेक्स्ट आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट्स आपके खत्म हो गए हैं, अब आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है आर्टिकल 39 के अंदर ये चीज़ बात करता है कि जो सिटीजन है, चाहे वो मैन है या विमेन है,
दे आर एंटाइटल्ड फॉर इक्वल रेम्यूनरेशन या इक्वल पे, राइट टू हैव एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, ये देखिए एक जो मैन और वेमेन इनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बराबर की दी जाती है। अब आप बात करेंगे कि वेमेन रिजर्वेशन की, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अभी 33% वेमेन रिजर्वेशन कर दिया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। देखिए इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे किया जाता है कि यहाँ पे तो आर्टिकल 39 में दिया गया है, आर्टिकल 39 तो बात कर रहा है, बट ये क्या है, डायरेक्टिव्स हैं स्टेट की तरफ, गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, लेकिन फिर 33% जो है रिजर्वेशन जो है वेमेन को दिया गया है। देखिए जो वेमेन है, वेमेन और चाइल्ड है, इनके केस में हम लोग एक्सेप्शंस भी कंसीडर करते हैं। जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 में और 16 में बात की गई है कि जो हम लोग कानून बनाते हैं वो स्पेशल कानून बनाए जाते हैं विमेन के रिलेटेड, विमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड, बिकॉज विमेन की जो कंडीशन है हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा वीक थी या है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है विमेन की एम्प्लॉयबिलिटी को प्रमोट कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो उनकी सेफ गार्ड के लिए हम लोगों ने या गवर्नमेंट ने जो है 33% रिजर्वेशन दी गई है। तो नेक्स्ट है इक्वल पे जो होती है इक्वल वर्क के लिए। कोई भी सिमिलर काइंड ऑफ वर्क अगर मैन और वीमेन कर रहे हैं तो उनमें पे का डिफरेंस, जो सैलरीज हैं उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये भी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 39 के अंदर लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है, देखिए चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन दी हेल्दी मैनर एंड कंडीशन, फ्रीडम एंड डिग्निटी। देखिए दोस्तों, ये जो आपका डायरेक्टिव्स है ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एजुकेशन भी दी जाए, उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए, ठीक है, अपब्रिंगिंग दी जाए। सो ये अब ये आपका फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड कैसे हैं या लेबर से रिलेटेड कैसे हैं, इसको मैं आपका थोड़ा सा बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री में विमेन, मान लीजिए यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है और इसमें विमेन वर्कर्स एम्प्लॉयड है एंड आफ्टर मेटर्निटी लीव कुछ टाइम बाद उनके जो बच्चे हैं वो छोटे हैं और उनके, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्रचेस बनाना ज़रूरी है। तो क्रचेस बनाने के लिए आपका ये इंडस्ट्री, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, जो आपकी नौकरी दे रहा है या इंडस्ट्री जो है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड विद द क्रच। तो क्रच फैसिलिटी आपको उन पर्टिकुलर विमेन के लिए आपको देना पड़ेगा जिनके छोटे बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, आपका लेबर लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 14 जो है आपका बात करता है राइट टू वर्क की। तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि अपनी जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है, स्टेट जो इकोनॉमिक कैपेसिटी के अंदर कुछ वर्किंग आपकी जो सिक्योर करे आपकी राइट टू वर्क। अब राइट टू वर्क का मतलब कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करे और आपको कोई भी इंडिविजुअल है उसको एम्प्लॉयबल बनाए, मीन्स उसको स्किलिंग करे, उसकी रीस्किलिंग भी कर सकते हैं, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करे सो दैट दी ह्यूमन लेबर जो है, जो आपका ह्यूमन कैपिटल है वो एम्प्लॉयबल बन जाए, सो दैट वो अपनी लाइफ को, जो उसकी लाइवलीहुड है उसको अर्न कर सके। सो ये आर्टिकल 41 में बात की गई है आपकी कि ये सारी चीज़ें जो है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू मेक एफर्ट्स या एंडेवर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयबिलिटी एम्प्लॉयमेंट टू दी वर्कर्स। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 42। दिस आर्टिकल जो डीपीएसपी का 42 आर्टिकल है, इसमें बात की जा रही है आपकी मैटर्निटी रिलीफ की बात की जा रही है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्किंग एंड मैटर्निटी रिलीफ। देखिए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, ह्यूमन कंडीशन का मतलब है कि जो फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे स्मोक होता है तो उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, या कोई टनल है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाईज प्रॉपर होनी चाहिए, इक्विपमेंट उनका गियर जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये ह्यूमन कंडीशंस के अंडर आपका आता है। एंड नेक्स्ट कम्स दी मैटर्निटी रिलीफ। देखिए मैटर्निटी लीव आपने रिसेंटली देखा होगा कि 6 वीक्स बढ़ा दिया है, 6 वीक तक आप मैटर्निटी लीव पे जा सकते हैं और वो पेड रहता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो बातें की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में की गई है और ये आर्टिकल 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टिव्स दो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही थे, लेकिन डायरेक्टिव्स की बात की जाती है, अगर हम लोग डायरेक्ट डीपीएसपीज की बात करें, डीपीएसपीज को देखें तो ये फंडामेंटल राइट से कैसे डिफरेंट है। ये डीपीएसपीज जो हैं आपके, ये एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते हैं, ये लीगली बाउंड नहीं होते हैं, ये लीगली बाइंडिंग्स नहीं होती है इसके ऊपर, लेकिन ये डायरेक्टिव्स हैं। कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कभी भी लॉ बनाती है तो ये डायरेक्टिव्स को ध्यान में रखना होता है। ये वेलफेयर कुछ, ये दिस शोज की जो स्टेट है हमारा वो वेलफेयर स्टेट है, सिंपल सी बात। ठीक है दोस्तों, तो ये कानून बनाते हुए हमें, लेकिन हर एक स्टेट की इकोनॉमिक कैपेसिटी जो है डिफरेंट रहती है, हर एक स्टेट का जो इकोनॉमिक कैपेसिटी वो डिफरेंट है। कोई पेंशन 1000 रुपये भी दे सकता है, कोई 500 रुपये में ही देता है ओल्ड एज पेंशन, तो ये वेरी करता रहता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है दोस्तों, और लेकिन आपको पेंशन ज़रूर देना है, ओल्ड एज पेंशन आपको देना ही देना है। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है और
कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है, सो दैट आप वेलफेयर स्टेट को फुलफिल कर सकें। तो नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल 43 है, ये लिविंग वेज की बात कर रहा है। अब देखिए इसमें आपकी बात कर रहा है, सबसे पहले देखिए कॉटेज इंडस्ट्री की बात जो आर्टिकल 43 कर रहा है कि हमारी जो स्टेट है शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन दी इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस पे भी कर सकते हैं। रूरल एरियाज में जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बनाएं और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज जो कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। अब बात कर रहा है ये लिविंग वेजेस की। देखिए जो आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करें या कोई भी सैलरी कोई भी जॉब करें, उसमें आपकी इतनी सैलरी हो कि आपकी जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी हो और आपकी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो उसके थ्रू, ठीक है। अंडर वेज नहीं होना चाहिए आदमी। तो मिनिमम वेजेस की भी बात की जा रही है इनडायरेक्टली इसमें। और फुल एम्प्लॉयमेंट जो कि इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है, बट द स्टेट जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्टेट जो है आपकी अपनी जो पॉपुलेशन है स्टेट में उसको एम्प्लॉयमेंट देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी स्टेट पे ही डाला गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक वेलफेयर स्टेट का पार्ट है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 43A। देखिए जो स्टेट है आपकी, स्टेट शैल टेक स्टेप्स बाय सूटेबल लेजिस्लेशंस, किस चीज़ के लिए कि हमारे जो वर्कर्स हैं आपकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें, मैनेजमेंट जो डिसीजंस है मैनेजरली उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन में उनका कोई से हो, उनकी एक आवाज़ हो। इस चीज़ की जो बात कर रहा है ये आर्टिकल 43A बात करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 4 जो आपका आर्टिकल जो 43B है इसमें लिखा गया है, ये DPSP से डील करता है। पार्ट 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है और पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। तो चलिए देखते हैं ये। अब देखिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया 43B, तब आया 97th कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने स्टार्टिंग में भी किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1997। देखिए ये जो आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये 2011 में आया है और इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने की बात की है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबर रिफॉर्म्स। देखिए लेबर रिफॉर्म्स जो है आपके शुरुआत तो नहीं कहेंगे हम इसकी, जो फर्स्ट लेबर कमीशन था आपका 1996 में एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि 24 दिसंबर 1996 में आया है और इसके चेयरमैन जो थे PB गजेंद्र गदक और कमीशन जो सबमिट की रिपोर्ट आपकी 1969 में की है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो आया आपका ये 99 में बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रविंदर वर्मा और इसने रिपोर्ट जो सबमिट की है 2002 में किया है। अब सोशल सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं। देखिए सोशल सिक्योरिटी की जो ILO ने डेफिनेशन दी है वो रिस्ट्रिक्टेड कहाँ तक है, सिर्फ रिस्ट्रिक्ट है अगेंस्ट दी लॉसेस। देखिए सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि सोशल सिक्योरिटी सिर्फ सैलरीज तक नहीं होती है या एम्प्लॉयमेंट की जो सैलरी है उसकी सिर्फ जो पैसों से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं होती, इकोनॉमिक कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं होती है। रादर ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसमें ह्यूमन लाइफ की भी बात की जा रही है। जैसे कि अब हम लोग सिर्फ सोशल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में देखें तो सिर्फ ये पेंशन जो जिसमें कि रुपीज़ इन्वॉल्व है ये तो नहीं है, इसके अलावा भी सोशल सिक्योरिटी है। फॉर एग्जांपल हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है, और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस है, मैटर्निटी बेनिफिट्स हैं, लीव्स हैं, ठीक है, वर्किंग आवर्स हैं और आपकी बोनसेस हैं, मिनिमम वेज है। ये बहुत सारी एक बहुत ही बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग फर्दर जो है टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। तो आप प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।